नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रयागराज टैलेंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी TGT यूपी TGT शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं PGT अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर प्रवक्ता पद के लिए आई शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विज्ञापन संख्या 2/2020 पहला विज्ञापन जो था 1/2020 वह TGT पद के लिए था और यह 2/2020 यह PGT के लिए है। तो इसमें कुल 2595 पद हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे। 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। शुल्क जमा करने की तिथि भी 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 27 नवंबर आखिरी तारीख है ऑनलाइन पंजीकरण करने की तिथि। 27 अक्टूबर ही है शुल्क जमा करने की तिथि और अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वह 30 नवंबर है। तो समय रहते आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा जिससे किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उसके बाद फीस का वर्गवार जो विभाजन किया गया उसको आइए समझते हैं। 700 रुपये जो अनारक्षित के लिए फीस रखी गई, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, कुल 750 रुपये। इसी प्रकार EWS के लिए 600, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700, अनुसूचित जाति के लिए 400, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 प्रकार इस प्रकार फीस का विभाजन किया गया है। तो फीस का जो है विभाजन वो थोड़ा बहुत इधर उधर है। TGT के लिए भी लगभग वही था। EWS कैंडिडेट के लिए थोड़ा फीस का अंतर आया है। भाषा संबंधी जो प्रश्न पत्र होंगे उसी भाषा में, अर्थात हिंदी भाषा, हिंदी विषय का जो प्रश्न होगा वो हिंदी भाषा में होगा, संस्कृत का संस्कृत में, इंग्लिश का इंग्लिश में और उर्दू का उर्दू में। तो ये है। सामाजिक विषय और अन्य जो विषय हैं जो भाषा से संबंधित नहीं हैं उनके प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो ये है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। इस निर्देश का अर्थ ये है कि जब आप आवेदन कर रहे हो तो इस पद के लिए जो योग्यताएं हैं उनको पूर्ण करते रहें तभी आवेदन करें। अगर योग्यताएं आपकी पूर्ण नहीं हैं तो आप भले ही परीक्षा दे लें, लेकिन आखिरी रूप से जब चयनित होंगे तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप आखिरी रूप से चयनित होने के लिए मिनिमम योग्यताएं पूर्ण करते रहें तभी फार्म भरें। जैसे 2018-20 सत्र के जो बीएड के छात्र हैं उनका 2020 चूँकि आखिरी समय चल रहा है लेकिन उनके रिजल्ट अभी नहीं आ पाए। कोरोना के कारण कुछ लेट हो गया, इस वजह से उनके रिजल्ट नहीं आ पाए हैं। तो चूँकि उनके रिजल्ट नहीं आ पाए हैं तो इसमें इतना छूट दिया गया है इस भर्ती में कि आखिरी तारीख अर्थात 30 नवंबर तक आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तब तक आप फार्म भर सकते हैं और आपकी योग्यता को पूर्ण माना जाएगा। तो अपने विश्वविद्यालय पे दबाव बना के जल्द से जल्द अपना परिणाम घोषित करवाने का प्रयास करें जिससे आप भी इस भर्ती को योग्य हो सके, क्योंकि ऐसी भर्तियां जल्द मिलती नहीं हैं। 4-4, 5-5 साल का इंतज़ार करने के बाद इस प्रकार की भर्तियां मिलती हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अर्थात ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर अंतिम रूप से आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद संशोधन नहीं किया जा सकता है कि 1-2 महीने बाद संशोधन के लिए अलग से आए। तो आप लोग फॉर्म भरते समय बहुत केयरफुल हो कि साइबर कैफ़े से भरते हैं या आप अपने से भरते हैं तो बहुत केयरफुल हो के फॉर्म भरिएगा। परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं हैं तो वो तो पहले भी नहीं थे, तो कोई विशेष बात नहीं है। अब आइए जानेंगे इस परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। प्रयोक्ता पद पर चयन जो है लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर ही होगा, लेकिन उसमें कुछ वेटेज जोड़ा जा रहा है साक्षात्कार जब लिया जाएगा उसी में। तो आइए उसको समझते हैं। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो 85% अंक होंगे। लिखित परीक्षा के कुल अंकों में 85% अंक जो होंगे वो लिखित परीक्षा के आधार पे होंगे। साक्षात्कार के आधार पे 10% अंक अर्थात 50 अंक के होंगे साक्षात्कार, और साक्षात्कार को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सामान्य ज्ञान के आधार पे 4% अंक, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी आपको देख के 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पे 3%। इस प्रकार 4%, 3%, 3% आपका साक्षात्कार का जो होगा वो अंक होगा। उसके बाद जो वेटेज दिया जा रहा है उसमें 5% अंक टोटल होंगे, जिसमें 2% PhD या डॉक्टरेट की उपाधि के लिए, शिक्षा पर स्नातक अर्थात अगर M.Ed करके रखा है आपने तो 2% अंक उसको वेटेज मिलेगा, और अगर B.Ed भी करके रखा है तो 1%, और खेल कूद के लिए 1%।
तो लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि अगर बीएड और एमएड दोनों करके आपने रखा है तो किसी एक का ही वेटेज आप ले सकते हैं एक बार में। तो एमएड का ही लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा वेटेज है, तो इस तरीके से दोनों का साथ में नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो लिखित परीक्षा का कुल 425 अंक का पूर्णांक हो जाएगा, साक्षात्कार आपका 50 अंकों का हो जाएगा और जो वेटेज है वो 25 अंकों का हो जाए। इस प्रकार कुल आपका 500 अंकों का पूर्णांक हो जाएगा। अब लिखित परीक्षा जो होगी उसमें क्या है कि 125 प्रश्न होंगे। 125 प्रश्नों में एक प्रश्न 3.4 अंक का, तो कुल मिला के 425 अंकों का प्रश्न होगा। तथा शिक्षकों के लिए थोड़ा अलग है, उनके लिए एक प्रश्न 3.12 अंक का 390 अंकों का उनका होगा। समयावधि 2 घंटे पहले भी होती थी, अब भी है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे और एक विकल्प आपको टिक करना होगा, वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। साक्षात्कार हेतु जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें क्या है कि उसमें लिखित परीक्षा के आधार पे आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उसमें लिखित परीक्षा और वेटेज जोड़ के साक्षात्कार के लिए न बुलाया जाकर सिर्फ आपको लिखित परीक्षा के आधार पे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के बाद साक्षात्कार का नंबर, लिखित परीक्षा का नंबर और जो वेटेज मिल रहा है उसका नंबर जोड़ के आपको अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन हेतु जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें पदों के सापेक्ष अगर आपके विषय में 100 सीटें हैं तो 25% ज़्यादा छात्रों को क्वालिफाई कराया जाएगा, अर्थात 100 सीटों के सापेक्ष 125 छात्रों को क्वालिफाई कराया जाएगा। और इस प्रकार से एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। जब बाद में सीटें खाली रह जाती हैं, कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक से कोई अगर आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया तो शिक्षक पद छोड़ देता है, तो वो सीटें खाली ना रह जाएं इसके लिए 25% ज़्यादा छात्रों को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है, सीटें खाली नहीं रह जाएंगी। पहले क्या होता था कि सीटें 10 सीटें 20 सीटें खाली रह जाती थी, कुछ बच्चे चयनित नहीं हो पाते थे। अब आइए देखते हैं विषयवार सीटें कितनी हैं। तो कुल बालक वर्ग में देखें तो 21 विषयों में सीटें दिखाई दे रही हैं, जिसमें 2281 सीटें हैं। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, इस प्रकार से 21 विषयों में आपको बालक वर्ग में सीटें मिल जाएंगी। बालिका वर्ग की बात करें तो कुल 19 विषयों में आपको सीटें हैं और 314 पद हैं बालिका वर्ग में। बालिकाओं के लिए विशेष बात यह है कि बालिकाएं अगर चाहें तो बालिका वर्ग में फार्म भरें और ये चाहें तो बालक वर्ग में भी फार्म भर सकती हैं, क्योंकि इनकी सीटें कम हैं। तो अगर इनकी इच्छा है तो ये आप स्वतंत्र हैं, आप बालक वर्ग में भी फार्म भर सकती हैं। लेकिन बालकों के लिए ऐसी कोई छूट नहीं, वो सिर्फ आप बालक वर्ग में ही भरेंगे, वो बालिकाओं के वर्ग में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। हिंदी विषय में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम पीजीटी देने के लिए योग्य हैं या नहीं हैं, इंटर में क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो उसको आइए समझते हैं। हिंदी विषय में पीजीटी देने के लिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि इंटर में हिंदी सभी का होता है, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट स्ट्रीम से हो। तो आपका इंटर में हिंदी होना अनिवार्य है। उसके बाद बीए में आपका संस्कृत और हिंदी दोनों होना अनिवार्य है। उसके बाद एमए में अर्थात पीजी में आपका हिंदी होना अनिवार्य है। इस प्रकार से अगर आप इंटर में हिंदी, बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों है और एमए में या पीजी में आपका अगर हिंदी से है तो आप प्रवक्ता या पीजीटी देने के लिए योग्य हैं, उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं। संस्कृत विषय की बात करें तो आपका इंटर से कोई लेना देना नहीं, इंटर में कुछ भी हो, बीए में संस्कृत होना चाहिए, उस संस्कृत के साथ हिंदी होना अनिवार्य नहीं है और एमए में भी संस्कृत होना चाहिए। तो संस्कृत में विषय कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार शिक्षा जगत की किसी भी बड़ी अपडेट से अपडेट रहने के लिए जुड़े हमारे चैनल प्रयागराज टैलेंट से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार, शुभ संध्या।